जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि ओवरहेड्स जैसे अप्रत्यक्ष लागत को आसानी से किसी उत्पाद या सेवा में वापस नहीं पाया जा सकता है। इसलिए व्यवसायों को प्रत्येक उत्पाद या सेवा या मोटे तौर पर प्रत्येक लागत वस्तु को आवंटित करने की आवश्यकता होती है। लागत आवंटन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में एक अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। लागत आवंटन के 4 भाग हैं: लागत पूल, लागत वस्तुएं, लागत चालक और आवंटन मात्रा। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में चर्चा करें। लागत पूल, यह कुल अप्रत्यक्ष लागत है जिसे लागत वस्तुओं में आवंटित करने की आवश्यकता है। आइए उनमें से प्रत्येक के बारे में चर्चा करें। लागत ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत में विभाजित है। लागत ड्राइवर को कुछ गुण या विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे हम प्रत्येक लागत वस्तु के लिए माप सकते हैं। आवंटन की मात्रा सभी लागत वस्तुओं में लागत चालक राशियों का समुच्चय है। लागत आवंटन के चरण ओवरहेड दरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ओवरहेड दर आवंटन वॉल्यूम द्वारा विभाजित लागत पूल में राशि है। लागत का आवंटन जानने के लिए प्रत्येक लागत वस्तु में लागत चालक इकाइयों की संख्या से ओवरहेड दर को गुणा करें। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में उद्यमिता है क्या? हाँ, यह अपना खुद का व्यवसाय उद्यम बनाने के बारे में है। हाँ, बेशक। हालांकि एक नया उद्यम शुरू करने से पहले बहुत सी चीजें हैं जिन्हें जानना जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या शामिल है। अपने आप से एक नया उद्यम शुरू करते समय इसमें शामिल होगा अपने उद्यम से संबंधित जोखिमों को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करना। नए उद्यम ज्यादातर नए विचारों पर आधारित होते हैं। हालांकि जो नया है वह बदल सकता है। यह भूगोल, नई तकनीक और व्यावसायिक मॉडल के लिए नया हो सकता है, या यह सिर्फ नए व्यापार मॉडल या सिर्फ नई तकनीक हो सकता है, या इनमें से कुछ भी नहीं। एक उद्यमी वह होता है जो इन सभी में शामिल होता है: जोखिम का प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना। उद्यमिता धन सृजन करने का एक अवसर है। क्या आप जानते हैं कि शीर्ष 5 अरबपतियों में से 4 उद्यमी हैं? शीर्ष 10 अरबपतियों में से 7 उद्यमी हैं। शीर्ष 20 अरबपतियों में से 16 उद्यमी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उद्यमशीलता एक ऐसा तरीका है जिससे आप धन कमा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह आपको बहुत तेज अमीर होने में मदद करता है। एक नया उद्यम बस एक बढ़िया विचार से नहीं बनाया जा सकता है। बहुत कम विचार सफल होते हैं। सिलिकॉन वैली में लगभग 3200 स्टार्टअप्स के एक अध्ययन में लगभग 92% स्टार्टअप्स शुरू होने से पहले 3 वर्षों के भीतर विफल हो गए। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कैसे इन विचारों को उत्पादों के रूप में पैक किया जाता है और बाजार में लाया जाता है। उद्यमशीलता एक मानक प्रबंधकीय करियर से विभिन्न होती है जो ज्यादातर लोग चाहते हैं या उसकी इच्छा रखते हैं। यह एक स्थापित फर्म में काम करने की तुलना में अधिक असंरचित है। स्थापित फर्में अपेक्षाकृत संरचित वातावरण प्रस्तुत करती हैं। व्यवसाय स्थापित व्यवसाय प्रथाओं या दिनचर्या पर आधारित होता है जो काफी समय से चल रहा है और लोग इससे परिचित हैं। हालांकि उद्यमशीलता में क्योंकि विचार या व्यवसाय मॉडल नए हैं, कोई मिसाल नहीं है। इसका मतलब है कि वे अपेक्षाकृत असंरचित और अनिश्चित वातावरण में काम करते हैं। निर्णय सही या गलत नहीं है, लेकिन समझौते हैं। अब मैं आपको अवशोषण क्षमता के बारे में बताती हूँ। अवशोषण क्षमता, यह क्या है मैम? अवशोषण क्षमता ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। यह पूर्व से संबंधित है।
संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, ज्ञान के मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। यदि आपके पास शुरू में कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञता नहीं है, तो जोखिम यह है कि आप इसे समय पर हासिल नहीं कर पाएंगे। तो समय से आगे रहने के लिए आपको बाजार के बारे में पूर्व ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। पूर्व ज्ञान अपेक्षा गठन में योगदान देता है। ज्ञान डोमेन के महत्व के बारे में पिछले संकेतों की आपकी समझ आपके निर्णयों को प्रभावित करती है कि क्या यह निवेश के लायक है। यदि हम केवल एक बार उम्मीदों को संशोधित करते हैं, तो इसके मूल्य के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। अक्सर यह बहुत महंगा होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रतियोगी के कारण सीखने में संचयी या बहुत देर हो चुकी है। दिव्या मैडम, मैंने सुना है कि बाजार अलग अलग दरों पर बढ़ते हैं। क्या यह सच है? हाँ अनिल, सभी तरह के बाजार अलग अलग दरों पर बढ़ते हैं। विचार एक ऐसे बाजार की पहचान करना है जो संरचित और स्थिर है, लेकिन बढ़ भी रहा है, और इसके लिए बहुत बड़े पूंजी परिव्यय की आवश्यकता नहीं है। यह ग्राफ बाजार का आकार दिखाता है और यह समय के साथ साथ कैसे बढ़ता है। बाजार को बड़े बाजार के आकार और बढ़ते बाजार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। आपको एक आला बाजार की पहचान करने की आवश्यकता है जो ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करता है, ताकि एक उद्यमी के रूप में सफलता प्राप्त की जा सके, ग्राहक उपलब्ध हो और उन्हें संबोधित किया जा सके। यदि आप जानते हैं आपके ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए, तो कोई बड़ी ब्रांड निष्ठा नहीं है। ग्राहक को वापस भुगतान की पहचान की जा सकती है और यह दोहराई जा सकती है। मौद्रिक संबंध में ग्राहक को लाभ अधिक होना चाहिए या कम से कम आपकी लागत को कवर करे और साथ ही एक उचित लाभ भी दे। उत्पाद के विस्तार और बाजार की अग्रणी होने के लिए संभावना होनी चाहिए। उद्योग को न तो अत्यधिक केंद्रित होना चाहिए और न ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। इससे पहले हमने राजू ठेलेवाला नामक एक छोटे व्यवसायी के बारे में चर्चा की है। क्या हम उसके मामले में विभिन्न प्रकार की वर्तमान संपत्तियां लागू कर सकते हैं? जरूर अनिल, आइए देखें कि उसके मामले में ये सब कैसे लागू होता है। चलो राजू ठेले वाले के पास वापस जाएं। याद रखें, उन्होंने सब्जियों को 3,000 रुपए में बेचा था। पिछली बार हमने यह मान लिया था कि उन्होंने अपनी सब्जियों का पूरा स्टॉक बेच दिया है और उन्होंने अपने ग्राहकों से 3,000 रुपए की नकदी प्राप्त की है। इस बार उनके व्यापारिक व्यवहार में कुछ बदलाव करते हैं। आप मान लीजिए वह अपने द्वारा खरीदे गए 2,000 रुपए मूल्य की सब्जियों में से केवल 1,500 रुपए मूल्य की सब्जियां ही बेच पाया। इसके अलावा उनका अपने कुछ ग्राहकों के साथ एक अनौपचारिक समझौता है जो उन्हें हर 15 दिन में केवल एक बार भुगतान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वह मूल्यवान ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करता है। उन्होंने सब्जियों को कुल 2,250 रुपए में बेचा, जिसके लिए उन्हें नकद में 1,500 रुपए मिले और शेष 750 रुपए का भुगतान 2 सप्ताह के बाद किया जाएगा। याद रखें, राजू की बैलेंस शीट स्क्रीन पर दिखाई गई है, जैसा कि उसने अपने ठेले को खरीदने के बाद दिखाई थी। जब वह अपने ग्राहकों को सब्जियां बेचता था, तो उसे अपने कुछ ग्राहकों से 1,500 रुपए नकद भी मिलते थे। तो अब उसका कैश बैलेंस 10,000 माइनस 2,000 प्लस 1,500 है, जो कि 9,500 के बराबर है। उन्होंने अपनी 500 रुपए की सब्जियां नहीं बेची हैं, जो अब परिसंपत्ति पक्ष में सूची के रूप में दिखाई देगी। यह विशेष रूप से एक वर्तमान संपत्ति है। उसे कुछ ग्राहकों से 750 रुपए भी नहीं मिले हैं। यह राशि अब परिसंपत्ति पक्ष में प्राप्य के रूप में दर्ज की जाएगी। यह फिर से एक वर्तमान संपत्ति है। यहाँ राजू की अद्यतन संपत्ति की तालिका है। आप देख सकते हैं कि उनकी संपत्ति उस राशि के लिए शुरू होती है
जो उन्होंने ठेले के लिए भुगतान की है, जो कि 10,000 रुपए है। फिर वर्तमान संपत्ति के रूप में उनके पास 9,500 रुपए की नकदी है। उनकी सूची में 500 रुपए की राशि है, जबकि उनके कुछ ग्राहकों से प्राप्य के रूप में उनके पास 750 रुपए की राशि है। तो उसकी कुल वर्तमान संपत्ति 10,750 है। ठेले की कीमत के साथ उसकी कुल संपत्ति अब 20,750 है। तो क्या आप जानते हैं अनिल, एक एंटरप्रेन्योर या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के दिमाग के वैल्यू पर्सपेक्टिव में डालने के लिए क्या कर सकती है? नहीं मैम, बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। हम व्यवसायी क्या कर सकते हैं जिससे कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर्स के दिमाग में वैल्यू के रूप में रख सकें? ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या विकल्प है जो एक एंटरप्रेन्योर या कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की वर्थ के लिए कर सकती है। प्राइस आधारित नजरिए से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ावा दे सकते हैं विज्ञापन के द्वारा कि आपका प्रस्ताव प्रतियोगी की तुलना में सस्ता है। यह फिर से कमोडिटाइजेशन की ओर जाता है। इसकी वजह यह है, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है, क्योंकि कोई भी यह नहीं पता कर रहा कि वे कस्टमर्स के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस में अलग अलग वैल्यू कैसे जोड़ सकते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वैल्यू पर्सपेक्टिव को अपनाने का एक बड़ा एडवांटेज यह है कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें एक स्पष्ट फर्क या अंतर होता है आपके प्रतिद्वंदियों से। प्रोडक्ट या सर्विस को वैल्यू देने का एक और तरीका है जो आप कस्टमर्स को प्रदान करते हैं, वह यह है कि कस्टमर को यह समझाने में मदद की जाए कि उन्हें कैसे और कितना फायदा होगा। फिर आप ग्राहकों से उस लाभ का हिस्सा मांग सकते हैं। इस तरह से आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के प्रीमियम की कीमत या वैल्यू को जस्टिफाई कर सकेंगे। उत्पाद की लागत बेची गई वस्तुओं या COGS की लागत के प्रमुख निर्धारक हैं, जो P&L स्टेटमेंट पर दिखाई देते हैं। वे राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 मुख्य घटक हैं: प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और ओवरहेड्स। आइए इनमें से प्रत्येक कारक के बारे में चर्चा करें। यह आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के लिए इसमें इंजन, ईंधन टैंक, सदमे अवशोषक, दर्पण, हैंडल बार, पहिए या टायर की लागत शामिल होगी। हीरो मोटर कॉर्प, अमूल या एशियन पेंट्स जैसे निर्माण कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत महत्वपूर्ण है। इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक या ICICI बैंक जैसी सेवा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत कम या महत्वहीन है। प्रत्यक्ष श्रम लागत एक उत्पाद के निर्माण या सेवा प्रदान करने में शामिल व्यक्तियों की लागत को संदर्भित करता है। लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसमें आमतौर पर व्यक्तियों को भुगतान की गई ओवरटाइम लागत शामिल नहीं होती है। इसमें कार्यकारी, वेतनभोगी, बिक्री टीम को भुगतान किए गए कमीशन, विज्ञापन, प्रशासनिक भवन के लिए भुगतान किए गए उपयोगिताओं या व्यावसायिक उद्देश्य से निर्मित किसी भी अन्य संरचनाओं के वेतन शामिल नहीं हैं। ये सीधे किसी उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा के वितरण में शामिल नहीं होते हैं। जबकि प्रत्यक्ष सामग्री लागत और प्रत्यक्ष श्रम लागत प्रत्यक्ष लागत है। ओवरहेड लागत में उत्पाद के निर्माण या किसी सेवा की डिलीवरी में अप्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। उदाहरण के लिए, एक दोपहिया वाहन के निर्माण में गोंद की सही मात्रा और लागत और उपयोग किए गए स्क्रूज की सही संख्या या लागत का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होगा। गोंद और स्क्रूज की लागत अप्रत्यक्ष लागत होगी, लेकिन इनकी लागत को अभी भी उत्पाद लागत के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
यह जानने के लिए कि इन लागतों की गणना कैसे की जाती है, हमें लागत आवंटन के बारे में जानना होगा।